डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ जो है मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। पीटीआई के पास अब क्या कानूनी ऑप्शन है और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम होने से किन सियासी जमातों को फायदा हो सकता है? जो जमातें जिनको मिलेगा ये माले गनीमत उनको मिलेंगी सीटें। और उसमें मैं भी बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अदालती जो सारे फोरम्स हैं वो बंद हो गए हैं इसके बाद, और ये ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और मज़ीद अब ये अदालत में मामला नहीं जा सकते और कानूनी जंग शायद अब इसकी नहीं होगी। जो भी पॉलिटिकली या जिस हवाले से भी इन्होंने आगे मामला को लेके चलना है वो उस तरह से अब लेके चलेंगे। तो ये तो एक सोशल या आप कहें कि सोशल अनरेस्ट है और वो इसके नतीजे में बढ़ेगा। और बदकिस्मती के साथ ही उस वक्त हो रहा है जब बड़े अहम फैसले हो रहे हैं ख़ित्ते में, दुनिया में, और सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे बड़ी फतूहात पाकिस्तान को हासिल हो रही हैं गैर मामूली तौर पे। अल्लाह का एहसान है। तो इस मरहले पे लेकिन एक डिस्कनेक्ट है मुकम्मल तौर पे एलीट और आवाम का। और उसमें जो है मतलब मैं इस कदर आज एक ख़बर सुन के हैरान हो रहा था कि मुहर्रम का आगाज़ हुआ, अल्लाह ताला खैरियत से सारे दिन ये लेकर आए और सब रहे, लेकिन ये कि उसमें जो उसमें ये था कि जो जुलूस और जो सारे मुहर्रम के मुख्तलिफ सिस्टम होंगे तो उसमें जो गर्मी की वजह से सड़कों पे पानी का छिड़काव का इंतज़ाम किया गया। अच्छा, एक ख़बर ये साथ चल रही थी और साथ ही दूसरी ख़बर चल रही थी कि मूसलाधार बारिश हो रही है। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर बारिश हो रही है तो फिर छिड़काव क्यों हो रहा है। तो पता ही चला कि छिड़काव का ठेका जिसको दिया हुआ है उसको ठेका दिया हुआ है ना, तो छिड़काव भी होगा और बारिश भी होगी। बारिश का छिड़काव से क्या ताल्लुक है? देखिए ना, जो ठेका दिया है तो वो तो ठेके के मुताबिक उसने छिड़काव करना है और पैसे लेने हैं। उसको ठेका दे दिया, उसने छिड़काव करना है और इस दौरान भरपूर बारिश हो रही है और सड़कें भीगी हुई हैं, तालाब बने हुए हैं और लेकिन छिड़काव भी हो रहा है। तो ये मतलब है कि बस इसी तरह से सारा एक इंतजाम रियासत चल रहा है। और ये मैंने आपसे कहा ना, ये उस वक्त हो रहा है जब आपको अस्करी महाज पे और सफारती महाज पे भरपूर कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन मुल्क के अंदर जो सोशल या आप समझें कि जो पब्लिक के अंदर जो सोशल अनरेस्ट है वो अपनी जगह मौजूद है और उसकी वजह डिसकनेक्ट है। कोई भी अगर देखें, ये अब बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना, गली मोहल्ले के अंदर काउंसलर तक मसला लोगों का हुआ तो काउंसलर के पास पहुंच गए, कि नाजिम के पास पहुंच गए, किसी रुकन असम्बली के पास पहुंच गए, प्रॉब्लम है किसी के घर में, कोई और मामलात हैं, अपने इश्यूज़ को लेके पहुंच गए कि भाई ये मसला, अब कोई दस्तयाब ही नहीं है। और ये जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ इलाके का बदमाश तय करता है कि किसने किसको पैसे देने, किसने बदमाश तय करता है। क्योंकि या मतलब वो एक होता है ना, पब्लिक के अंदर कोई उनका नुमाइंदे तो हों, किसी तरह पे हों, चाहे वो बल्दियाती हों, चाहे वो अरकान असम्बली हों, चाहे वो अरकान सूबाई असम्बली हों, अपने हलकों में तो नहीं है कोई भी इस वक्त। कहने को जो मर्जी कहते रहें, लेकिन एक हल्के होते हैं ना, और हलकों में वो जाहिर है कि वो अब दिलचस्पी भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से लोगों के जो इश्यूज़ हैं आवाम के, वो अपनी जगह मौजूद हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जब उनको पता है कि मतलब इस तरह से मामला चल रहा है तो या तो ये है कि देखें जो वज़ीर दाखिला है या जो वज़ीर ख़ारजा है या वज़ीर आज़म है, तो उनसे हटके बहुत बड़ी कम, या वज़ीर ख़जाना है। भाई वज़ीर ख़जाना तो नहीं बैठेंगे ना जाके आवाम के दरमियान, मतलब उनका काम एक और है, हर एक का एक और रोल है। लेकिन बाकी जो बहुत बड़े यानी 54 शायद हमारे इसमें अरकान है काबीना के, या पता नहीं कितने खुदा जाने, या बाकी जो ये तो ऐसा सिस्टम तो हो ना कि आवाम के साथ, आवाम से टोटल जो डिस्कनेक्ट है, तो सोशल अनरेस्ट फैल रहा है। और ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, और वो ये एक इंट्रा एलीट लड़ाई हो रही है और पावर स्ट्रगल है और इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। और मुल्क में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दहशत गर्दी पर तो हम बहुत काबू पा लिया हमने और आने वाले दिनों में और पाएंगे, लेकिन माशी दहशत गर्दी जो है वो जब तक ख़त्म नहीं होती और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। अक्रॉस द बोर्ड, नॉट सियासी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड।
और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में नाअहलियत भी आती है कि आप नाअहल लोगों को गलत जगह पे लगा दें और उनसे पूछगछ ही ना हो, तो ये भी एक तरह से करप्शन के ज़ुमरे में आता है मामला। अच्छा, अब ये है कि बड़े फैसले देखें, सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। यानी आप इस तरह समझें कि घंटों के हिसाब से जो है वो ख़ित्ते के और दुनिया के बड़े वाक़यात जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पिछले, अगर आप सिर्फ देख लेंगे 2 महीनों में या 1-1.5 महीने में क्या हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि पाक भारत जंग, ऐसी जंग जो कि कहीं न्यूक्लियर की तरफ जा रही थी बकौर सदर अमेरिका, और जारी थी, उसका जाहिर है कि वो जहाँ तक जारी थी और जिसमें पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल हुई। यानी बहुत बड़ी जंग, और एक ऐसी जंग जो कि ऑलरेडी जो यूक्रेन की बड़ी जंग हो रही है और जो गजा में कत्लेआम हो रहा है, उसके दरमियान एक नया महाज जो कि शायद उन महाजों से ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहा था, वो जो है वो अपनी जगह वो जंग छिड़ी और पाकिस्तान को उसमें फतह हासिल हुई। उसके साथ ही इसी अरसे में आप देखें इसराइल और ईरान की जंग 12 रोज़ा जो है वो छिड़ी, और इतनी खौफनाक जंग छिड़ी कि जिसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता पूरी दुनिया लरस के रह गई। और ऑलरेडी बड़ी जंगें अपनी जगह, ये जंगें जो हैं इनके दरमियान जंग बंदी नहीं होती, एक पॉज का बटन दब जाता है और अगली बड़ी जंग की तैयारी हो रही होती है। ये फॉरएवर वॉर्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, अब इसमें ये पॉज का बटन दबा हुआ है, तनाज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, मामलात सारे हैं। ज़ेलेंस्की जो हैं वो शायद फारिग हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिज़ाइन कर दें, शायद दोबारा प्रेसिडेंट पुतिन से वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप ने उनसे कहा है कि पुतिन से बात करें, तो उस महाज पे वो आगे तेज़ी के साथ रशिया आगे बढ़ रहा है। पुतिन शायद उनसे बात करने पे आमादा हो जाएं, और वहाँ पे उनके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं वेनिनरी ज़ेलुज़नी, ये उनका नाम है। तो ये 2021 से 2024 तक उनके आर्मी चीफ रहे हैं। तो ये शायद अगले इलेक्शंस, जल्द इलेक्शंस कॉल हो जाए, ज़ेलेंस्की अपनी जगह से इस्तीफ़ा दें और मुख्तलिफ मुकदमात वगैरह उन पर कायम होने जा रहे हैं बड़े, तो उनको चूँकि डंप कर दिए सब ने, तो वो, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि ये तो डिक्टेटर है और इसकी मौजूदगी में हम क्या मुआहदा करेंगे, और इलेक्शन तो इसका पिछले साल होना था। पुतिन भी उनको कहते हैं कि हम अब इससे बात करें तो इलेक्शन तो मई में होना था, वॉर टाइम, इसको आगे बढ़ा दी, इसकी मुद्दत बढ़ा दी गई थी। तो ज़ेलेंस्की जो है वो अब किसी भी वक्त शायद इस्तीफ़ा दे, रहे ना रहे वो इररिलेवेंट मुकम्मल तौर पे, और पुतिन जो है वो आगे, और ये इलेक्शंस के बाद फिर ये जो क़यादत है जो उनके जो सर्वेज बता रहे हैं कि ये अब उसमें लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, जो उनके फॉर्मर आर्मी चीफ थे, तो वो शायद इलेक्शंस में हिस्सा लेके और वो मुंतखब हो जाएं, और उनके साथ जो है वो मेरा ख्याल है, हालांकि वो फ़ौज के सरबराह रहे हैं, लेकिन वो चूँकि बहुत सी पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ रख करते रहे हैं ज़ेलेंस्की से, तो इसलिए शायद वो मॉस्को को भी काबिल कबूल हों और उनके साथ मॉस्को बातचीत करने में ज़्यादा जो है वो आसानी महसूस करे। वैसे भी ये इररिलेवेंट हो गए ज़ेलेंस्की, तो ये हुकूमत से फारिग होने जा रहे हैं, रहेंगे कुछ अरसे बातचीत वगैरह करके, तो इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। अच्छा, इसमें जो दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो असल जो आप समझें कि जंग या तनाज़ा या बड़ा मसला इस वक्त वो है गज़ा का, और उसका फ़ैसला होने जा रहा है। और उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये 2-4 रोज़ से, बल्कि काफ़ी महीनों से हम ये बात कर रहे हैं कि मामला ये हल होगा और ये हल होने की तरफ जाएगा। इसका आखिरी जो सिलसिला था वो ये था कि नेतन्याहू को ऐसी बड़ी जंग छेड़ने में कामयाब हो जाए जिसके नतीजे में जो है वो उसको एक वक्त मिल जाए और वो बड़ी जंग छेड़ दे, और उसके बाद वो फॉग ऑफ वॉर के अंदर वो फरार होने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब ये यहाँ मैं इससे पहले कि बात आगे बढ़े, देखिए पाकिस्तान तो जाहिर है कि 2 रियासती हल और वो सारी पोजीशन है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त इस पूरे मामले में, जहाँ पर हम जाहिर है कि
मुशावरत होगी मुल्क में और देखेंगे कि क्या किस तरह मामला आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये इशू ज़रूर रेस करना चाहिए मुख्तलिफ सफारती फोरम्स पे कि इसराइल का बना हुआ असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल हुआ है और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इसराइल के ख़िलाफ़ तो नहीं इस्तेमाल हो रही और पाकिस्तान का बना हुआ असला जो है वो हमास या हिजबुल्लाह के पास तो नहीं था, तो उनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये इस सवाल को बहुत वाज़ेह अंदाज में, ये वो मैंने कहा ना, ये वो बहुत सॉफ्ट डिप्लोमेसी का दौर नहीं है। अब ये जो दौर है ये बड़ी, यानी आपने बात तरीके से भी करनी है लेकिन स्ट्रेट टॉक करनी है। तो ये बात पाकिस्तान को उठानी चाहिए मुख्तलिफ फोरम से कि इसराइल का बना हुआ असला पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है उसने तो हिजबुल्लाह या हमास को असला नहीं दिया अपना। तो और वो इसराइल जो बार बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे आता रहा है, वो क्यों आता रहा है? पाकिस्तान तो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे नहीं गया, दिमोना का जो प्लांट है। तो ये सारे सवाल आते हैं जो पाकिस्तान को उठाने चाहिए इस वक्त फोरम से, मुख्तलिफ सफारती फोरम से, खास तौर पर अभी जो जंग हुई है इंडिया के साथ, उसमें इसराइल का असला क्या कर रहा था। तो ये एक ऐसी बात है, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से अगर उनकी टेक्नोलॉजी, और अब जंग है तो जंग, दहशतगर्दी और बाकी सारे मामला जो हो रहे हैं, तो इसमें इसराइल का कोई हाथ था। क्योंकि ईरान में जो बहुत से लोग पकड़े गए हैं तो उसमें बहुत खुल के रिसर्च और एनालिसिस विंग और मोसाद का जो आपस का कनेक्ट है वो सामने आ रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपस में क्या, इनका क्या कनेक्शन था मोसाद का। भाई जो ISI है वो तो जाहिर है कि इंडिया को देख रही है, उनकी जो रिसर्च एनालिसिस विंग है वो पाकिस्तान को देख रहा है, वो खत्ते को भी देख रहे हैं, बाकी भी। मगर इसराइल बीच में टपक के ये पाकिस्तान के अगेंस्ट और कश्मीरियों के अगेंस्ट और सिखों के अगेंस्ट और बाकी ये कहाँ से कूदा हुआ था बीच में। और क्या ये वो जो पूरा का पूरा जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है या मगरबी किनारे में हो रहा है, वही रेप्लिका यहाँ पर, वही तजर्बात यहाँ पर मकबूजा कश्मीर में और सिखों के साथ और बाकी जगहों पे वही आजमाए जा रहे थे सारे तरीके। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस इशू को रेज करना चाहिए। लेकिन वापस आते हैं ज़रा कि ये जो गज़ा के हवाले से आगे बात चल रही है वो क्या है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ये अब उनकी तरफ से बात हुई है कि जी, और ये मीडिया सारा कोट कर रहा है और ज़ाहिर है पाकिस्तान की मीडिया में बात हो रही है पिछले 24 घंटों से। प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक टेलीफोन कॉल हुई है नेतन्याहू के साथ। अच्छा, उस कॉल का जो है वो सब कह रहे हैं कि हुई है, लेकिन यह है कि उसका कोई इलामिया वगैरह ऐसे जारी नहीं हुआ, और वो कॉल बड़ी सख्त हुई है और स्ट्रेट टॉक हुई है। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प और नेतन्याहू के दरमियान बात हुई है, लेकिन उसमें मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी स्टेट है वो, और साथ उनके नाम आ रहा है रॉन डेमर का जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का वजीर है इसराइल का, ये भी उस टेलीफोन, 4 लोग उसमें टेलीफोन कॉल में मौजूद थे। और इन चारों के दरमियान जो बात हुई है, तो वो बात जो है वो उसमें ये तय पाया है कि भाई अब्राहम एकॉर्ड्स को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब्राहम एकॉर्ड्स को बढ़ाया जाएगा। ये देखें ना, अब फेस सेविंग कैसे देनी है, ये जंग बंदी जो है गजा की, इसमें नेतन्याहू को फेस सेविंग कैसे देनी है। तो पहले तो गालियां दी उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने, गालियां देने के बाद एक लंबा सा प्रेम पत्र लिखा उसके नाम कि ये इसको माफ़ कर दिया जाए और हम 2 अजीम लोग हैं और फलाना डिमाकना जैसे पूरा होता है। वो उनका सोशल ट्रूथ पे जो मैसेज आया वो 24 घंटे के बाद ही आ गया था, तो कि इसको माफ़ किया जाए और फिर सज़ाएं ना दी जाएं, इसको ये ना दी जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसराइल की वो अपील उसकी मुस्तरद कर दी आज, और कहा कि नहीं, इस पर तो मुकदमे चलेंगे और नॉन स्टॉप चलेगा मुकदमा नेतन्याहू पे करप्शन के हवाले से। तो वो तो जाहिर है कि उनका और उनके जो मुख्तलिफ वकील हैं और जज हैं और वो सारे वहाँ के इसराइल के खड़े हो गए कि भाई ट्रंप कौन है, हमारे मुल्क की अदालतों के मामले में इंटरफेयर क्यों किया उसने। अच्छा, लेकिन जो टेलीफोन पर बात हुई है उसमें कुछ मामला के बारे में बात की गई है कि वो तय हो गए हैं। अच्छा, ये वो बातें जो पहले से ही तय हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया ना कि नेतन्याहू, देखिए मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि कई बड़े बड़े प्लान्स बनाए गए पूरे खत्ते में, ये पिछले चंद रोज़ के अंदर, और पहले भी बात करते रहे हम कि चंद बड़े बड़े प्लान्स बने, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो वो नाकाम हो गए प्लान। उनमें से एक प्लान जो है वो ग्रेटर इसराइल भी था, जो कि कई हज़ार साल के बाद उसका एक प्लान बना दोबारा कि यहाँ ग्रेटर इसराइल बने, लेकिन वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है,
अच्छा, ये ग्रेटर इसराइल तो बाइबल के अंदर ये कहीं मौजूद है, ये बिल्कुल अखंड भारत से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो तो एक फर्जी सी बात है, उस पर इख्तलाफ मैं नहीं कंपेयर करना चाह रहा उसको। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ग्रेटर इसराइल का जो था सारा, तो वो क्या ख़त्म हो गया या क्या उसकी कहानी बनी, वो तो बिल्कुल फारिग हो गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अब्राहम एकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि जो अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में हुए थे उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी तो दो रियासती हल की तरफ बढ़ा जाएगा। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि फ़लस्तीनी रियासत भी कायम होगी। ठीक है, अब जो बात है वो ये है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर, अभी जो उनका मीडिया कोट कर रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये जंगबंदी होगी, लेकिन 2 हफ्ते से पहले हो जाएगी, गालिबन जंगबंदी पहले हो जाएगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्योंकि दबाव बड़ा शदीद है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, जंग क्या जाहिरियत कत्ल आम को ख़त्म किया जाए जो फ़लस्तीनियों पे बरसा बरस से जारी है। लेकिन यह है कि 2023 के बाद तो मज़ीद हो गया गज़ा में और मगरबी किनारे पे। तो एक तो उसकी कंडीशन ये है कि यरगमाली सारे जो हैं वो हमास रिहा कर देगी एक ही फेज़ में। 50 लोग वो रिहा करेंगे और यहाँ से कैदी रिहा हो जाएंगे जो इसराइल की जेलों से। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि फ़लस्तीन की रियासत का भी ऐलान होगा। अच्छा, फ़लस्तीन की रियासत का जो ऐलान होगा तो उसमें एक तो गज़ा, दूसरा जो मगरबी किनारा है, दरिया उर्दन का मगरबी किनारा। अच्छा, वो हम उसे मगरबी किनारा कहते हैं, दुनिया भी उसे मगरबी किनारा कहती है, लेकिन जो अहदनामा कदीम है उसके मुताबिक जो है ये जो किंगडम ऑफ जुडा और किंगडम ऑफ इज़राइल, ये जो है ये, या इसको जुडा और सुमेरिया कह दिया जाए, ये उनके ये अगर हम मैप दिखाएं यहाँ पे फर्स्ट, तो ये 2 किंगडम्स थी। ये जो बनी इसराइल के 7 कबीले थे, तो उसके बाद वो कबाइल जो आके बस गए थे, तो जिन इलाकों में 2 किंगडम्स थी वो इलाके जो हैं वो अब मगरबी किनारा हैं। ठीक है, ये मगरबी किनारा है, तो हम इसको मगरबी किनारा कहते हैं। लेकिन जो यहूदी हैं वो इसको जो है वो सुमारा और जुदा के नाम से याद करते हैं।